तो आज के क्लास में हम अगला स्टेप देखते हैं। जो हम क्या देख रहे थे, अध्यारोपण का सिद्धांत देख रहे थे, है ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो हम देख रहे थे, इसको और क्या बोला जाता है? अध्यारोपण के सिद्धांत को बोला जाता है बहुल आवेशों के लिए कूलाम का नियम। तो बहुल आवेशों के लिए कूलाम के नियम देखें या तो अध्यारोपण का सिद्धांत देखें। जब इसको हम आगे देखते हैं, आगे हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम इसका किसी भी एक प्रिंसिपल पॉइंट अर्थात Q1 पर बहुत सारे आवेशों का क्या देखे हैं, तो संग्रह देखे हैं। जैसे ये Q2 माने थे, इसको क्या माने थे? Q3 माने थे, इसको क्या माने थे? Q4 माने थे। तो सिमिलर इसी प्रकार हम Qn तक जा सकते हैं। उसका हमने क्या किया था, तो उसको लेटस करके देखे थे। अब यदि उसको आगे देखें कि पहले इस बिंदु और इस बिंदु के लिए हम कूलाम का नियम सत्य करें, तो चूंकि कूलाम का नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, यह केवल दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो इसलिए पहले Q1 व Q2 पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल देख रहे हैं दो बिंदु आवेशों के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब एक, और इन दोनों के बीच लग रहा है मतलब Q1 से Q2, तो 1 से 2 तक बल कहाँ से कहाँ तक लग रहा है? 1 से 2 तक। बराबर करके हम जानते हैं कूलाम के नियम से K कोई कांस्टेंट राशि होता है। अब यहाँ पर दोनों बिंदु आवेशों का गुणनफल और बटा करके उनके बीच की दूरी के वर्ग, तो ये होता है हमारा थ्योरम। क्लियर है ये? तो ये पॉइंट Q1 Q2 था, Q1 Q2 दिए। अब यहाँ ये डिस्टेंस जो लेंगे, डिस्टेंस मेंटेन किए थे, उसको क्या माने थे? इसको R12 माने थे। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का इतना आ गया। क्योंकि कल आप लोगों का ये वीडियो बना हुआ था, बट कुछ रीजन वश वो क्या हो गया, कॉम्प्रेस नहीं हो पाया, अर्थात वो जो है अपलोड ही नहीं हो पाया, जिसके वजह से मुझे फिर से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग इसको बेसिक अच्छे से सीखेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम लोगों का कूलाम का नियम तो केवल दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, इतना जान ही रहे हैं। तो ये केवल दो बिंदु आवेश के लिए सत्य है, उसको कर दिए। फिर इसके लिए देखेंगे तो इससे उसका कोई भी ताल्लुकात या संबंध नहीं होगा। तो उस कंडीशन पर हम लोगों का Q1 और Q3 के लिए क्या हो जाएगा? फिर से कूलाम का नियम लगेगा। तो सिमिलर इसी तरह, इसी प्रकार पुनः किस पर? तो Q1 व Q3 पर लग रहा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लग रहा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लग रहा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो F1 और 3 पर लग रहा है, तो इसको F13 लिखते हैं। तो यहाँ पर F13 इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू सबके लिए सिमिलर होते हैं। काहे कि हम SI पद्धति के लिए या कोई भी माध्यम के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, किसी भी फोर्स के लिए ही लिया जा रहा है। तो चूंकि हम फोर्स पर ही देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? इक्वल लगेगा। तो कांस्टेंट यहाँ फोर्स मतलब लग रहा है, तो बल होता है, इसीलिए कांस्टेंट जो है एक रहेगा। और यहाँ पर आवेश चेंज रहेंगे, ये Q1 और Q3 पर लग रहे हैं, तो Q1 इंटू Q3 हो जाएगा। और बटा यहाँ की दूरी जो होगी, डिस्टेंस क्या है? 1 से 3 तक है, तो 1 से 3 तक होगी। तो यहाँ हो जाएगा R13 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर
नंबर सेकंड। यदि सिमिलर इसी कंडीशन आगे देखते जाएं तो हमें मिल जाएगा F14 के लिए K इंटू Q1 Q4 बाई R14 का स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। सिमिलर हम n इक्वेशन तक देखें तो F1n इक्वल टू आ जाएगा K इंटू Q1 Qn बटा R1n का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा या तो n इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे स्टेप हम यदि चर्चा करें तो हम लोगों का क्या बोलता है, अध्यारोपण का सिद्धांत किसी भी एक निकाय में उपस्थित कोई एक प्रिंसिपल आवेश जिस पर हर अन्य आवेश लग रहे हैं उनका परिणामी हर बल पर लग रहे, हर आवेश पर लग रहे बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम जानते हैं चूंकि सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत कहता है तो इसीलिए सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखें तो चूंकि सिद्धांत क्या कहता है, हमारे पास सिद्धांत कहता है कि किसी भी प्रिंसिपल आवेश पर लगने वाला बल जो अहम है, फॉर एग्जाम्पल मैं, तो वहां पर अन्य जितने आवेश उस पर लग रहे हैं उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन सभी के योगफल के बराबर होगा। तो 1 2 पर लग रहा है प्लस 1 3 पर लग रहा है प्लस F1 4 पर लग रहा है। सिमिलर इसी प्रकार के कंडीशनों में F1n तक ये क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रकार की डाउट या असुविधाएं नहीं होनी चाहिए। अब यदि हम देखें तो F1 F12 F13 F14 F1n एंड सो ऑन तक का वैल्यू हमारे पास गिवन आउट है, दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, तो उसको हम डायरेक्ट निकाले हैं उसको रखते जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर F12 है वहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ पर F13 का वैल्यू है वहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सिमिलर हम हर स्टेप में ऐसे करते जाएंगे बिकॉज हमारे पास इन सभी का वैल्यू गिवन आउट है। क्लियर? तो देखें यहाँ पर F12 है, F12 का वैल्यू हमने निकाला है कि Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर, देन इसको हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर प्लस करके फिर हमारे पास वैल्यू किसका चाहिए, F14 का, तो हम रखेंगे यहाँ पर प्लस के Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर। सिमिलर F14 का भी वैल्यू हमारे पास है, ऐसे करके हम एंड सो ऑन तक जाएंगे और F1n का वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो उस कंडीशन पर आ जाएगा कि Q1 Qn बाई R1n का होल स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को? तो अब यदि इसको आगे देखिए, चूंकि K यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमारे पास K क्या है, सभी टर्म्स में मौजूद है। तो K को हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो K हमारे पास निकल गया कॉमन। अब देखो ब्रैकेट में बच क्या क्या रहा है, हमारे पास बचा है Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो गया Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया Q1 Q3 बाई R12 आगे हम बात करें तो इसी प्रकार बचा है हमारे पास K तो निकल चुका है, क्या बचा है Q1 Qn बाई R1n का होल स्क्वायर। इसको यदि हम आगे देखें, आगे सॉल्व करें तो चूंकि ये 1 से लेकर n तक के टर्म में गया हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन पर हमारा K तो निकल गया। अब यदि इसको समेशन के फॉर्म में जमाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट योग के फॉर्म में जमाना चाह रहे हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इस लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम समेशन लगा दिए, सिग्मा और सिग्मा लगाने के बाद हमने क्या किया, ये चूंकि n तक गया है तो n टर्म तक गया
गया हुआ है। अब जहाँ हम क्या करते हैं, ये चूंकि 1 है 1 है 1 है, मीन दैट Q1 प्रिंसिपल आवेश है तो उसको क्रमशः हमने ले गए। तो ये हो जाएगा हमारे पास I इक्वल टू, इसको मान लिए I बराबर सिंपल सा 1 है। और J का वैल्यू देखें यदि, तो J इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 3 4 5 एंड सो ऑन n तक गया हुआ है। तो इस कंडीशन में ये हो गया 2 3 4 एंड सो ऑन करके n तक हमारे पास वैल्यू गए हैं और उन वैल्यूओं को हमने क्या किया है, सिमिलर जमा के रखा हुआ है। अब यदि हम ऐसा मान रहे हैं तो यहाँ Q के जगह ये 1 के जगह रखेंगे हम I, बिकॉज I इक्वल टू 1 एंड Q 2 3 4 के जगह 2 3 4 ना रख के हम डायरेक्ट रख सकते हैं J, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हर बार ऐड होना है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन n तक जाएगा। ठीक है, बाई करके हमारे पास है R1 की जगह हमने माना है I, 2 3 4 इंक्रीमेंट ऑर्डर पर जो है उसके जगह हमने मान लिया है क्या J। तो ये हो गया J और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। इस प्रकार हम क्या करते हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत को इस परिणामी फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। यदि K का वैल्यू हम रखें तो वो SI सिस्टम में 9 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 9 आएगा और वहां पर न्यूटन लग जाएगा। तो इस प्रकार हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको कल के क्लास के टाइम हम डिस्कस कर लेंगे।